एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे किराए पर रहने के लिए एक आदमी आया था। उस आदमी की हरकतें मुझे पहले दिन से ही ठीक नहीं लग रही थी। जब वो हमारे घर में रहने के लिए आया था, हमारे घर पर ऊपर का कमरा एक खाली था। उसने कहा था उसे रहने के लिए एक कमरा चाहिए। उस कमरे का रास्ता नीचे के फ्लोर से होकर जाता था, और नीचे का फ्लोर हमारा सेपरेट फ्लोर नहीं था। सीढ़ी कमरे के अंदर से होकर जाता था। एक दफ़ा तो मैंने देखा कि वह सुबह सुबह कहीं गया, और जब वापस आया था उसके हाथ में कुछ था। जो चीज़ थी वह हिल रही थी। मैं तो हैरान थी। उसके कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें भी आती थी। मोहल्ले में अगर किसी से कोई बात भी करता तो उन लोगों से ऐसी ऐसी बातें करता, लोग अपने कानों को हाथ लगा लिया करते थे। उसकी बातें सुनकर हमारे मोहल्ले के सभी लड़के बिगड़ने लगे थे। कभी किसी को कहता कि औरतों में रखा ही क्या है, औरतों को छोड़ो, अपनी ज़िंदगी अपने साथ बिताओ। और फिर मुझे उसके कमरे से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। एक दिन उसके साथ मैंने एक छोटे बच्चे को देखा था। कहने लगा, ये मेरा बेटा है। मैंने पूछा, लेकिन आपकी तो शादी नहीं हुई है? तो कहने लगा, बच्चा पैदा करने के लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है। ये बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। एक दिन मुझे उसके कमरे से बुरी तरह से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मेरा पति भी घर पर नहीं था, तो मैं उसके कमरे की तरफ झाँकने लग गई थी। आखिर अंदर क्या हो रहा है। सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई और उसकी मदद करने का इरादा कर लिया। थोड़ी देर के बाद जब मैं बाहर आई तो मेरे हाथ में एक बच्चा था, जिसे देखकर मेरे पति ने मुझे खड़े खड़े डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वह बच्चा मेरा मेरा नाम कल्पना है। मेरा पति ठीक से पैसे नहीं कमा पाता था। मैं उसे हमेशा कहती थी, कुछ काम कर लो, ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने से ही नहीं होता, इंसान ने अपने सपने भी पूरे करने होते हैं। हमारे पास अपना घर था। मेरे पति के दादा परदादा के ज़माने का घर था। उसमें ऊपर वाले मकान में सिर्फ एक ही कमरा था और नीचे 4 कमरे थे, जबकि जगह दोनों की बराबर ही थी। मैं हैरान होती थी, ये मकान किसने बनाया है। ऊपर भी 4 कमरा बनवा देता तो हम ऊपर के कमरे को किराए पर चढ़ा देते, क्योंकि वह एक कमरे में तो हमारा गुजारा नहीं था। मैंने अपने पति से कहा कि किसी को किराए पर दे देते हैं, लेकिन जो भी फैमिली आती वह कहती कि ऊपर सिर्फ एक ही कमरा है और एक बाथरूम है, न किचन है न बरामदा है, बस खाली जगह बनी हुई है। कोई भी फैमिली वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक दिन एक आदमी आया। उसे आदमी तो कहना ही नहीं चाहिए था, वह था तो लड़का ही, लेकिन उसका शरीर बड़ा बेढंगा सा था। ऐसा लगता था कि वो पूरे 9 महीने प्रेग्नेंट है। अक्सर शादीशुदा आदमियों के पेट निकल ही जाते हैं, लेकिन उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। और ये आदमी ना तो शरीर से मोटा था, सिर्फ उसका पेट ही बाहर की तरफ आया हुआ था। उसकी बॉडी की बनावट तो मेरे सर के ऊपर से जाती थी। शकल सूरत उस लड़के का ठीक ही था। उसने कहा कि उसे रहने के लिए जगह चाहिए। मेरे पति ने जब उसे देखा तो कहा, अकेला आदमी है, रहने देते हैं। क्योंकि वह ज़्यादा पैसे दे रहा था। फैमिली रहती है तो ज़्यादा ही चिकचिकबाजी रहती है। ऊपर से नीचे उतरने का रास्ता हमारे घर से ही होकर जाता था। लेकिन मेरे पति ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए बाहर से सीढ़ी का इंतज़ाम करवा दूंगा। फिर ये तो ऐसी बातें होती थी, बाद में कौन इंतज़ाम करवाता है। खैर, वह हमारे घर से ही होकर जाता था और हमेशा एक बड़ी सी जैकेट पहन कर रखता था, जबकि जैकेट का मौसम भी नहीं था। अभी तो गर्मियाँ थी। हम कौन सा ऐसी जगह पर रह रहे थे जहाँ गर्मियों में भी सर्दी होती है। उसने कहा उसका नाम मोहित है। मेरे पति ने उसे कहा, अगर तुमने हमारे साथ खाना खाना है तो फिर तुम्हें महीने के 5,000 रुपये और ज़्यादा देने पड़ेंगे। उसने कहा, ठीक है। अब वो हमें सिर्फ एक कमरे में रहने के लिए महीने के 15,000 रुपये दे रहा था। मेरा पति तो बहुत खुश था, क्योंकि उस रकम से हमारे घर का किचन चल रहा था। फिर मेरे पति को किचन के लिए सोचना नहीं पड़ता था और खर्च नहीं करना पड़ता था। मैंने उसे कहा कि खाना देने के लिए कहने की क्या ज़रूरत थी। मेरे पति ने कहा कि खाना तो हमारे घर में पकता ही है। जहाँ 4 बंदे का खाना बनता है, वहाँ एक आदमी का खाना बनाने में क्या परेशानी है। ऊपर से खाने पीने का तुम्हें 5,000 रुपये अलग से मिल रहा है। खैर, अब खाना देने के लिए कभी मैं अपने बड़े बेटे को भेजती थी, जो कि 10 साल का था, लेकिन अगर वह स्कूल चला जाता तो मुझे खुद ही जाना पड़ता था। एक दिन तो मैं किचन में काम कर रही थी। मैंने देखा मोहित बाहर खड़ा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मेरी बेटी घर में थी, जो कि 6 साल की थी, बीमार रहती थी, इसलिए स्कूल नहीं जाती थी। मैंने कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए तो कहने लगा, भाभी आपके पास होगी क्या इमली। मुझे इमली खाने का बड़ा मन कर रहा है और मेरा अंदर से बड़ा जी खराब हो रहा है। मैंने कहा, इमली लड़के तो नहीं खाते। इस बात पर वह हंसने लगा। उसने कहा, क्यों,
लड़कों का दिल नहीं कर सकता इमली खाने का? मेरा बड़ा दिल कर रहा है। आपके पास थोड़ी सी इमली है तो दे दो। मैंने कहा, हाँ पड़ी तो है। अच्छा मैं दे देती हूँ। मैंने उसे इमली निकाल कर दे दी और मैं हैरान हुई, क्योंकि हम तो शुरू से ये सुनते आ रहे थे कि आदमी इस तरह की खट्टी चीज़ें नहीं खाते और उनको खानी भी नहीं चाहिए। जब मेरा बेटा बाद में खाना देने गया और फिर बाद में बाकी बर्तन लेने गया तो पता चला कि वह तो पूरी इमली चट कर चुका था। मैं हैरान थी, उसे शायद इमली ज़्यादा ही पसंद थी। अब वह बार बार ऐसी चीज़ें मांगता था। कभी कहता था काला नमक होगा आपके पास, तो कभी कहता था चाट मसाला है तो दे दो। मैं हैरान होती थी, इस आदमी को इतनी नमकीन चीज़ें खाने का दिल क्यों करता है। मेरा भाई एक दिन मुझसे मिलने के लिए आया तो उसने भी मोहित से मिलकर नमस्ते किया। मोहित को भी पता चलना चाहिए था कि हमारे घर में और भी लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अक्सर घर में अकेली रहा करती थी और उसकी वजह से मुझे डर भी लगता था, क्योंकि वह हमारा कोई रिश्तेदार तो था नहीं, था तो किराएदार ही, और हमें उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि इसे भी मालूम हो कि हमारे आसपास ही हमारे और भी रिश्तेदार रहते हैं और इसके दिल में भी डर बैठना चाहिए। मेरे भाई ने कहा कि तुम ऐसे ही मुझसे डराने के लिए कह रही थी। वह तो अधमरा सा आदमी है, मुझे लगता है बस थोड़ी सी जान है, नहीं तो एक थप्पड़ मारो तो पता नहीं कहाँ जाकर गिरेगा। थोड़ा औरतों वाले चाल चलन है। मैंने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे भाई ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता, लेकिन हम मर्द हैं ना, हमें पता चल जाता है, इसलिए तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं आता जाता रहूँगा। मेरे भाई का दुकान बाज़ार में ही था, अक्सर मेरे घर आ जाता था। आजकल मोहित घर में बहुत कम आना जाना रखता था। एक बार घर से चला जाता तो 3-3 4-4 दिन के बाद बिता कर आता था। एक दिन तो सुबह ही सुबह कहीं चला गया और एक दिन तो हद हो गई, जब वह सुबह सुबह पूजा आराधना के टाइम भागता हुआ कहीं गया था। दरवाज़ा बंद करके भी नहीं गया। मैंने अपने पति से कहा कि वे दरवाज़ा भी बंद करके नहीं गया, तो उसने कहा जल्दी में होगा। मैंने कहा, उसे इस टाइम कौन सी जल्दी है। 3 दिन तक तो वह वापस भी नहीं आया। मैंने अपने पति से कहा पता नहीं कहाँ रह गया। तो मेरे पति ने कहा, तुम्हें क्या समस्या है, हमने उसे गोद थोड़ी ले लिया है। 3 दिन के बाद वह सुबह सुबह ही घर में दाखिल हुआ था, यानी बिल्कुल अंधेरे में, और उसके हाथ में कुछ था जिसे उसने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। वह चीज़ क्या थी मैं नहीं जानती थी। उसने उसे कपड़े में लपेटा हुआ था, लेकिन वह चीज़ हिल रही थी। मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा, ये क्या है। उसके बाद वह कुछ दिन घर से बाहर ही नहीं निकला। जब मेरा बेटा खाना देने के लिए जाता तो उसके हाथ से बाहर ही खाना पकड़ लेता और उसे अंदर भी आने नहीं देता, जबकि पहले मेरा बेटा उसके साथ बैठकर थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लेता था। फिर मुझे मेरे घर से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। पहले तो मैं ये समझ रही थी कि पड़ोसी के यहाँ कोई बच्चे आए होगा या कोई रिश्तेदार होगा, उसका बच्चा आया होगा। मेरे मोहल्ले के एक दोस्त ने बताया कि नहीं, इधर तो आसपास किसी के घर पे कोई बच्चा नहीं है। मैंने कहा, फिर ये बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आती है। उसने कहा, हमें तो लगता है ये आवाज़ तुम्हारे घर से आ रही है। तुम्हारे घर कोई मेहमान आया होगा या तुम्हारी छोटी ननद आई होगी। मैंने कहा, नहीं, मेरी ननद के सारे बच्चे मेरे घर में ही पैदा हुए हैं, लेकिन अभी तो उसके यहाँ कोई खुशखबरी नहीं हुई है। फिर मुझे पता चल गया ये आवाज़ मोहित के कमरे से आ रही थी। मैं जल्दी ही समझ गई थी। उस दिन वह चीज़ कपड़े में छुपा कर ला रहा था, कुछ और नहीं बल्कि वह एक दिन का पैदा हुआ बच्चा था। मैंने उसे देख लिया। उसके पास एक बच्चा था जो कि बेटा था। मैंने कहा, ये कौन है, तो कहने लगा मेरा बेटा है। मैंने कहा, तुम्हारा बेटा कैसे हो गया, तुम्हारी पत्नी भी नहीं है, तो फिर बच्चा कहाँ से आ गया। उसने कहा, असल में भाभी बात ऐसी है, अब आपसे क्या छुपाना, घर वाली बात है। मैं अकेला रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, इसलिए मैंने इस बच्चे को गोद ले लिया है ताकि मेरी ज़िंदगी में कोई आ जाए, मेरी छोटी सी फैमिली हो, उसका ख्याल रखूँ। मैंने कहा, ऐसा था तो आप शादी कर लेते, आपका अपना बच्चा होता, आपको ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी। पता नहीं किसका बच्चा जो आप उठा कर ले आए हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं उसे उठाकर नहीं लाया, मैंने बाकायदा उसको कानूनी तौर पर गोद लिया है, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ज़रा सी हैरान हुई थी। शकल सूरत का तो ठीक ही था, गोरा चिट्टा था और पैसे भी अच्छे कमाता था, तभी तो हमें इतने सारे पैसे भी देता था। तो फिर शादी क्यों नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, आपकी फैमिली नहीं है। तो उसने कहा कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए मैं एक परिवार बनाना चाहता हूँ। ये मेरा बेटा है, मैंने उसका नाम अर्जुन रखा है। मैंने उस बच्चे को गोद में उठाया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसके बच्चे की शक्ल बिल्कुल मोहित जैसी लग रही थी। उसने कहा कि ये मैंने गोद लिया है, लेकिन उसकी शक्ल क्यों उससे मिल रही थी।
खैर, अब उस बच्चे को पालता, उसका ख्याल रखता था, अपने साथ ऑफिस भी ले जाता था और कहता था मेरा कंप्यूटर का काम है, इसलिए मैं बच्चे को भी अपने पास रख लेता हूँ। मेरे ऑफिस वालों को भी कोई समस्या नहीं होती। वक्त इसी तरह बीतने लगा। बच्चा शायद अब 1.25 साल का हो गया था। एक दिन फिर मैंने उसके पास एक और बच्चा देखा। मैंने कहा अब क्या हुआ, तो कहने लगा उसको भी मैंने गोद ले लिया है। अब उसने घर में ही कंप्यूटर रख लिया था। वह घर बैठकर ही काम किया करता था और दोनों बच्चों को संभालता भी था। मोहल्ले में किसी के साथ कभी उसकी कोई बातचीत होती तो कहता था कि शादी को छोड़ दो, शादी में क्या रखा है, बच्चे को गोद ले लो, बच्चों को पालो, मर्द शादी बच्चों के लिए ही तो करता है, तो बच्चे तो गोद भी ले सकता है। उस परचून की दुकान पर खड़े होकर ये बातें की थी। वहाँ पर मेरी एक दोस्त का कजन का बेटा भी खड़ा था। वह भी कहने लगा मम्मी, शादी में क्या रखा है, शादी करके तो इंसान फंस ही जाता है। आप भी तो अपने पति के साथ इतना लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं। कल को मेरी भी शादी होगी, मेरी पत्नी मेरे साथ झगड़ा करेगी। जब मुझे मेरी दोस्त ने ये बात बताई तो उसने कहा कि तुम्हारा किराएदार तो मोहल्ले के लड़कों को बिगाड़ रहा है, उल्टी सीधे बातें करता रहता है, खुद तो बच्चे गोद ले लेकर पाल रहा है और मोहल्ले के लड़कों को भी खराब कर रहा है। पर वह कहने लगी कि मेरी एक कजन थी, उसको एक बच्चा गोद लेना था तो उसको इतनी समस्या हुई थी, उसे कहीं से बच्चा नहीं मिल रहा था, इतनी कागजी कार्रवाई होती थी, ये पता नहीं क्या करता था कि उसको धड़ाधड़ बच्चे गोद मिल रहे थे। मेरी कजन तो कोई 3 साल के इंतज़ार के बाद उसको एक बच्चा मिला था और ये तुम्हारा किराएदार पता नहीं धड़ाधड़ बच्चे कहाँ से लेकर आ रहा है। ये तो इस तरह से बच्चे लेकर आ रहा है जैसे कोई बेवकूफ़ औरत शादी के 5 साल में ही 4 बच्चे पैदा कर लेती है। मैंने कहा बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, इतनी आसानी से थोड़ी ना बच्चे गोद मिल जाते हैं। मैंने तो सुना है जो बच्चे किसी को गोद देते हैं तो वह भी देखते हैं कि घर में कोई औरत है या नहीं। अकेले आदमी को कौन सा अनाथ आश्रम अपने बच्चे को दे रहा है, कहीं लोगों के बच्चे किडनैप तो नहीं करता। हम दोनों तो आपस में ही इसी तरह की बातें कर रहे थे, हमें क्या पता था असली समस्या क्या है। जब उसे हमारे साथ रहते हुए 5 साल बीत गए, मेरे पति ने कहा कि अब तुम्हें 15,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये देने होंगे। उसने कहा कि ठीक है, कोई समस्या नहीं है। वह जल्दी मान गया, उसने कोई एतराज़ नहीं उठाई। इसी तरह करते करते उसने 3 बच्चों को गोद ले लिया था। लेकिन एक बात मैंने देखी थी कि अब उसकी सेहत खराब रहने लगी थी। उसके चेहरे पर पहले वाली रौनक नहीं थी। वह आराम आराम से चलता था। उसके घर में एक टेबल था जो दवाइयों से भरा हुआ था। वह दवाइयाँ बच्चों की नहीं थी, उसकी अपनी थी। मुझे लगता था शायद तीनों बच्चों को संभाल संभाल कर उसकी हालत ख़राब हो गई है, लेकिन अगर इतनी ही बुरी हालत थी तो बच्चे गोद क्यों लेता था। अब उसके 3 बच्चे हो गए थे, घर में बहुत शोर होता था। अब बच्चे इतने बड़े नहीं थे, लेकिन उनके रोने पीटने की आवाज़ तो आती रहती थी। मैंने अपने पति से कहा कि इसको यहाँ से निकालो, अब तो मोहल्ले वाले भी इसके खिलाफ़ बातें कर रहे हैं। ऊपर से अब उसके यहाँ बच्चे भी हो गए हैं, मुझे ज़्यादा खाना देना पड़ता है। मेरे पति ने कहा अब वो खाने के 5,000 की जगह 10,000 रुपये भी तो दे रहा है। मैंने अपने पति से कहा तुम तो बस पैसों के पीछे ही पड़े रहते हो, तुमने एक दफ़ा भी पता नहीं किया वह आदमी कौन है, कहाँ से आया है, इतने पैसे कहाँ से लाता है, बच्चे कहाँ से लेकर आ रहा है, कहीं बच्चों का ये किडनैप तो नहीं कर रहा। मेरे पति ने कहा वह अच्छा इंसान है, उसके बच्चे पालने का शौक़ है। अरे बच्चों को किडनैप करके भला उसको इस तरह कोई पालता है? कभी तुमने देखा है कि वह बच्चों से कितनी मोहब्बत करता है। थोड़ा किसी बच्चे को कोई समस्या हो जाती है तो वह बेचारा सूली पर लटक जाता है और तुम हो कि उस पर शक कर रही हो। और अब तो उसे हमारे साथ रहते हुए कितना साल हो गया है, कभी हमने उसके अंदर कोई बुराई या कोई गलती नहीं देखी है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई और समस्या है। मेरे पति ने कहा कोई समस्या नहीं है। मेरे पति ने उसे बातों में उलझाया, कभी खाने के नाम पर, कभी किराए के नाम पर, कभी बिजली के बिल के नाम पर, तो कभी पानी के नाम पर। अब तो उसने महीने के 30,000 रुपये देने किराए शुरू कर दिए थे और 30,000 रुपये में हमारा घर का खर्च बहुत अच्छे से चलता था। मेरा पति अब उन पैसों से अय्यासियाँ भी कर रहा था और वह अपने घर वालों को भी पैसे भेजता था, तो कभी दोस्तों के साथ रंगरलियाँ मनाता था। इसलिए उसके दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती थी कि मोहित को इस घर से निकाल दे। अब मुझे ही मोहित के खिलाफ़ कोई एक्शन लेनी थी ताकि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि मेरे दिल में उसके खिलाफ़ अब शक आ चुका था। एक दिन वह अपने बच्चों को लेकर धूप में बैठा हुआ था, क्योंकि अब सर्दियाँ आ चुकी थी। मैंने कहा अगर इन बच्चों की माँ होती तो आपको आसानी हो जाती ना। उसने कहा कि नहीं, माँ होती तो क्या कर लेती, औरतें क्या करती हैं, क्या जो औरतें करती हैं वह मर्द भी कर सकते हैं। मैंने कहा भाई कैसी बातें कर रहे हो आप,
औरतें करती हैं वह मर्द कैसे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं जो सिर्फ औरतों के लिए है, और ख़ास करके बच्चों के मामले में तो उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। भाभी, वे ज़माने नहीं रहे। जो काम मर्द कर सकते हैं वे औरत भी कर सकती है, और जो काम औरतें भी कर सकती हैं वे मर्द भी कर सकते हैं। मैं तो उसके पास 5 मिनट क्या बैठ गई थी, मेरा तो दिमाग ही घूम कर रह गया था। मैंने कहा, ये किस तरह की बातें कर रहे हो? क्या मर्द बच्चे पैदा कर सकते हैं? क्या बच्चे उसने खुद पैदा किया था? वह किस तरह की बातें कर रहा था? ये बिल्कुल पागल आदमी है। पता चला कि एक दिन उसके नाम कोई पोस्ट आई थी जिसमें उसको बाहर मुल्क से पैसे आए हुए थे। हम हैरान हुए कि ऐसा कौन सा काम करता है। उसमें उसको बाहर के मुल्क से पैसे आए थे, और वह भी इतने ज़्यादा। मेरे पति ने कहा कि उसके पैसे हैं, उसको दे दो, तभी तो वह हमें इतने पैसे दे रहा है। मेरा पति तो सिर्फ पैसे पैसे कर रहा था, और फिर मेरे पति ने अपने दोस्त के साथ अय्याशा भी करना शुरू कर दिया था। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर इटली घूमने जा रहा था और 3-4 महीने वहीं बिताकर आने वाला था। मैंने कहा, 3-4 महीने तो घर पर नहीं आओगे? तो उसका कहना था, तो क्या हो गया, मोहित तो है ना, तुम्हें कोई काम होगा तो उसको कह देना। मैंने कहा कि तुम्हें उस पर इतना भरोसा क्यों है? मेरे पति ने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बारे में डरना नहीं चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, वह बेचारा घरदारी में पड़ा है, बच्चे पालने का शौक़ है उसको। यूँ समझ लो कि पूरी औरत है, सारा मोहल्ला उसके बारे में यही बातें करता है। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भाई है ना, उसे मैंने कह दिया है कि वो यहाँ पर आता जाता रहेगा, और मेरे बच्चों की तुम्हारी देखभाल करता रहेगा। और हमारा बेटा भी तो अब बड़ा हो गया है और अच्छा खासा जवान भी हो रहा है। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा पति चला गया। उसको तो वैसे भी सिर्फ घूमने फिरने की पड़ी रहती थी। मोहित की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक दिन तो सुबह सुबह फिर से कहीं गया और वापस आया तो हाथ में ढेर सारी दवाइयाँ थी। मैंने कहा, क्या हो गया है? तो कहने लगा, तबीयत बहुत ख़राब है भाभी, बस मेरे लिए प्रार्थना करिए कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन बच्चों को कौन संभालेगा। मैं दिल में सोचने लगी, अगर तबीयत ख़राब है तो इन बच्चों को अपने गले में डाला ही क्यों था। भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए थे, एक बेटा और एक बेटी। उसके बाद मैंने तो अपना कान पकड़ लिया था, क्योंकि 2 से ज़्यादा बच्चे संभालना मैं कभी नहीं कर सकती थी। वैसे भी मैं अकेली रहती थी। मैं तो उन औरतों पर हैरान होती थी जो 8-8 बच्चे पैदा करके संभाल लेती थी। औरतों का क्या कहना, ये मर्द होकर भी 3 बच्चों को संभाल रहा था। अब उसकी अपनी हालत बहुत बुरी थी। अब तो उसके घर से मुझे उल्टियाँ करने की आवाज़ आती थी। लगता था उसको वाकई कोई बीमारी हो गई थी। खाने में भी अब वो सब्जी वगैरह नहीं खाता था। बस कहता था, मुझे दूध के साथ रोटी दे दिया करो, मेरे लिए कोई खिचड़ी बना दिया करो। मैं बना देती थी, क्योंकि हम उससे खाने के भी तो पैसे लेते थे। मुझे कोई समस्या नहीं होता था। जहाँ सबके लिए बनाती थी वहाँ उसके लिए भी ये सब बना देती थी। अब हमारे घर के मेंबर जैसा ही बन गया था। लेकिन मैं उसकी समस्याओं में नहीं बोलना चाहती थी। मैंने एक दिन पूछा कि आप कौन सा काम करते हैं, आपको बाहर के मुल्क से पैसे आते हैं? उसने कहा कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, और ये पैसे मैंने कुछ आर्टिकल लिखकर कमाए हैं। मैंने कहा, आर्टिकल में क्या लिखते हो और किसके बारे में लिखते हो? उसने कहा कि मैं तो औरत और मर्द की बराबरी पर आर्टिकल लिखता हूँ। मैंने कहा, आप भी उन औरतों की तरह हैं जो कहती हैं कि औरत और मर्द बराबर होने चाहिए? तो उसने कहा कि हाँ, यूँ ही समझ लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि इस ज़माने की वे रस्म रिवाज को तोड़ देना चाहिए। मर्द और औरत एक साथ रहते हैं, घर ही बनता है। क्योंकि आजकल जितने घर बन रहे हैं उससे ज़्यादा घर बर्बाद हो रहे हैं। शायद हमें अपने समाज को बदलने की ज़रूरत है। मैंने कहा, समाज कैसे बदलेंगे? उसने कहा कि औरतें अपना घर संभाल लें और मर्द अपना घर। एक दूसरे से शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा कि शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे? उसने कहा, आजकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, बच्चे तो हो ही जाते हैं। मैंने कहा, भाई माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। खैर, टाइम इसी तरह बीतने लगा। मेरे पति को गए हुए अब 4 महीने हो गए थे। उसने कहा था कि 4 महीने में वो वापस आ जाएगा। लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि हमारा प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया है, मैं यहाँ पर और कारोबार भी कर रहा हूँ, तो शायद मुझे 5 से 6 महीने और भी लग जाएंगे। मैंने कहा, चलो, यहाँ इतना वक्त बीता, वहाँ थोड़ा और बीत जाएगा। अब हमारी शादी के इतने साल हो गए थे। पहले वाली बात तो नहीं थी। पहले तो वो कहीं चला जाता तो मेरा दिल घबराने लगता था, बल्कि अब तो घर में नहीं होता था तो मैं आराम से रहती थी। अपनी मर्ज़ी से उठती थी, बैठती थी, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जाती थी, बाज़ार जाती थी। मेरा बेटा भी जवान हो गया था, लेकिन वह तो मेरा बेटा था, मुझ पर हुक्म तो नहीं चला सकता था। मेरे पति के बगैर मेरी ज़िंदगी अच्छी बीत रही थी, लेकिन एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया
कि मुझे नहीं पता था ये दिन ख़त्म होते होते मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया जाएगा। मेरे पति ने मुझे कहा था वह इसी हफ्ते आएगा, लेकिन उसने दिन नहीं बताया था। रात का टाइम था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने देखा बाहर गली पानी से बिल्कुल लबालब हो रखी थी। मैंने कहा भगवान करे बारिश जल्दी रुक जाए तो यहाँ से चली जाऊँगी। थोड़ी देर के बाद मुझे मोहित के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा क्या हो गया, ऐसी बुरी हालत से चिल्ला रहा है, किसी से डर रहा है क्या? वह थोड़ा बहुत चिल्ला रहा था, हाय मैं मर गया हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन ये तो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसके साथ क्या हो रहा है। मैं थोड़ी देर बैठी रही। मैं ऊपर कैसे जाऊँ, क्या करूँ? मैंने सोचा कि मोहित के बच्चे भी तो छोटे छोटे हैं, उसके इस तरह चिल्लाने और रोने से वे बच्चे भी रो पड़ेंगे। मैं ऊपर जाकर देखना चाहती थी। मैं ऊपर गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा दिमाग घूमने लगा। हम जैसे औरतें ऐसा मंजर देखने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। जो मंजर मेरी आंखों के सामने, मोहित का पेट बाहर की तरफ फूला हुआ था, वैसे चिल्ला रहा था जैसे कोई प्रेग्नेंट औरत चिल्ला रही हो। उसके साथ एक डॉक्टर और एक नर्स भी मौजूद थी और कुछ करने की तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा ऑपरेशन इधर कैसे? उसने कहा कि हाँ, ये समस्या बड़ी गंभीर है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। आप हमारी मदद करिए, इन बच्चों को संभाल लीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैं भी उनके साथ मिल गई। जो मुझे कह रहे थे वह मैं करती जा रही थी। मैं हैरान रह गई। मोहित ने एक बेटे को जन्म दिया और बेहोश हो गया, लेकिन उसकी हालत ठीक थी। डॉक्टर ने मुझे बताया ये 3 बच्चे भी उसी के हैं। इस दफ़ा भी बेटा पैदा हुआ था, उसके 4 बेटे हो चुके थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि आपको नहीं पता ये हिजड़ा है। मैंने कहा ये हिजड़ा है? उन्होंने कहा हाँ हिजड़ा है, और इस हिजड़ा में फ़र्क ये है जो देखने में मर्द जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर पूरा शरीर औरतों जैसा ही होता है। वह बच्चा पैदा कर सकता है, यूँ समझ लो वह कुछ लोगों में से है जो काम कर सकता है। हम इंग्लिश में उसे ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। पढ़ी लिखी तो मैं थी, लेकिन उन बातों के बारे में मुझे पता नहीं था, और ये बच्चे उसी के थे। उसने पैदा किए थे, तभी तो वह बीमार रहता था, परेशान रहता था। उसे बच्चा पैदा करने का बहुत शौक़ था। उन्होंने कहा IVF का तरीका इस्तेमाल करके उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है। उन बच्चों का बाप यही है। डॉक्टर ने मुझे ये सब कुछ समझाने में काफ़ी वक्त लगाया, और साथ में ये भी कहा कि आप ये बात किसी को भी नहीं बताना। हमारा समाज इन चीज़ों को स्वीकार करने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। तभी मोहित इस तरह की बातें करता था। फिर पता चला कि वह काम भी ऐसे ही करता था। वह इसी तरह के लोगों के हक़ में आर्टिकल लिखकर डॉलर में कमाई करता था। मैं तो चुप हो गई थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने बच्चा मेरे हवाले कर दिया और कहा आप उसको संभाल लीजिए। मैं उस बच्चे को लेकर बाहर निकली। मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। बारिश की वजह से मेरे कपड़े भी थोड़े गीले हो चुके थे। सामने मेरा पति खड़ा था। उसने कहा कि विमला ये सब क्या है? मैंने कहा वह बच्चा मेरा है। पति सच में समझ गया कि ये बच्चा मेरा है, क्योंकि वह पूरे 7 महीने के बाद घर आया था। पर वह ये समझ रहा था उसका बाप मोहित है, क्योंकि मैं उसके कमरे में रात के वक्त बच्चा लेकर बाहर निकली थी। बच्चा बिल्कुल छोटा था। पता चल रहा था कि अभी अभी पैदा हुआ है, और मेरा पति ये तो सोच नहीं सकता था ये बच्चा मोहित ने पैदा किया होगा। वह तो यही समझ रहा था ये बच्चा मेरा है। उसने कहा कि मैं घर से क्या चला गया, तुमने घर में रहने वाले आदमी से ही चक्कर चला लिया, उसका बच्चा तक पैदा कर लिया, उसको हाथों में लेकर मेरे सामने ही खड़ी हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने घर में नहीं रख सकता, और मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। और ये सब कह रहा था जब तक वह डॉक्टर भी बाहर आ गया। मैंने जाकर अपने पति के मुंह पर थप्पड़ रख दिया था। मैंने कहा पहले पूरी बात सुन तो लिया करो। मेरी हालत पतली होने लगी थी। मेरा बेटा भी वहाँ आ गया था। अच्छा भला तमाशा बन गया था। फिर पति को भी ये सारी बात समझाई गई। बात इतनी ज़्यादा अजीब थी, किसी को भी समझ में नहीं आती थी। अगर हमने ये सब कुछ अपनी आँखों से नहीं देखा होता तो हम कभी भी यकीन ना करते, लेकिन ये सब सच था। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं और ये सब कुछ भी होता है। हकीकत बड़ी अजीब होती है। हकीकत को तराजू में वजन करके देखें तो ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि आपको हैरान कर देती है। मोहित हमारे साथ और 7 महीने रहा, उसके बाद यहाँ से चला गया। उसने कहा कि अब यहाँ लोग मेरे बारे में सवाल करते हैं, इसलिए मैं किसी और शहर में चला जाऊँगा और कह दूँगा मेरी एक पत्नी थी, वे मर चुकी है, ये बच्चे मेरे हैं। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ निभाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को किसी और मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ।
वहाँ से हमेशा के लिए चला गया था। अब पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन भगवान न करे जहाँ भी रहता हो वो आराम से हो और उसके बच्चे भी ठीक हों। मैं उसकी ये कहानी किसी को भी नहीं सुनाती, सुनाओ तो भी कोई यकीन नहीं करता था। क्या आप लोग करते हैं? ये सब वाकई बड़ी अजीब है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।